आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल एवं बल आघूर्ण। मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुव हैं, एक एन ध्रुव है, दूसरा एस ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों के बीच में इस प्रकार से एक आयताकार कुंडली रखी हुई है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। ये जो कुंडली जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसे मैंने समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अगर आयताकार लूप में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो हम बारी बारी से देखेंगे इसकी प्रत्येक भुजा पर जो बल का मान होगा वो हम निकालेंगे। मैं सबसे पहले भुजा PQ की अगर बात करूं तो हम कहेंगे भुजा PQ पर चुंबकीय बल। भुजा PQ पर चुंबकीय बल का जो मान होगा वो कितना होगा वो हमें देखना है। यहाँ पर भुजा PQ पर चुंबकीय बल का मान ज्ञात करने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र का एक ध्रुव है और ये चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरा ध्रुव है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो N से S की ओर यानी इस दिशा में कार्य कर रहा है। इसे हम यहाँ लाल पेन रख कर के बता रहे हैं, ये पेन रख कर के मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये आप देख सकते हो ये जो एक लूप है ये इस प्रकार से इसमें रखा हुआ है। इस लूप की कुछ भुजाएं हैं, इस प्रकार से रखा हुआ है। ये एक भुजा है, ये इसकी दूसरी भुजा है, ये इसकी तीसरी भुजा है और ये इसकी चौथी भुजा है। ये चार भुजाएँ हैं। इसमें इस भुजा को हमने नाम दिया है PQ भुजा। ये PQ भुजा है, ये QR भुजा है, ये RS भुजा है और ये SP भुजा है। जो विद्युत धारा बह रही है वो इस प्रकार से P से Q, Q से R, R से S और S से फिर से P की तरफ बह रही है। अगर हम यहाँ पर बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम PQ भुजा की बात करें। PQ भुजा में इस दिशा में धारा बह रही है, ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है इस तरीके से, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यदि हम यहाँ पर धारा की दिशा को मैं अगर यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये जो पेन है वो धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है इस तरीके से। तो मैं अभी केवल पेन को ही ले लेता हूँ। यहाँ पर ये पेन धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है और ये जो रेड पेन है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। यदि हमें चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है तो हम राइट हैंड रूल काम में ले सकते हैं। राइट हैंड की चारों उंगलियां यदि मैं पहली राशि I की दिशा में रखूं और इसे घुमा करके B की दिशा में लेके चला जाऊं तो ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये मैंने पहली राशि I की दिशा में चारों उंगलियां रख ली है और इसे घुमा करके मैं ये B की दिशा में लेके जा रहा हूँ, इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए हम मोबाइल की लोकेशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं जो स्पष्ट आपको ये दिखाई देने लगेगा। ये देखिए धारा की दिशा में चारों उंगलियां रख ली मैंने और घुमा कर इन चारों उंगलियों को काम ले जा रहा हूँ मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये जो अंगूठा है जो कि नीचे की ओर आ रहा है, आप देख सकते हो ये अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा, चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करेगा। यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो PQ भुजा है उस PQ भुजा पर जो बल की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। PQ भुजा पर जो बल की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। अब PQ भुजा की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई B है, यानी इसकी लंबाई कहना चाहूँ तो भी उसको हम B कह सकते हैं। इसकी साइज जो है एक विमा के रूप में हम देखना चाहें ये B है, ये L है। अब अगर हम यहाँ पर चुंबकीय बल की गणना करना चाहें तो किसी भी चालक तार जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उस पर जो चुंबकीय बल होता है उसको अगर मैं F1 कहूँ तो F1 इज इक्वल्स टू होता है IL क्रॉस B। IL क्रॉस B, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं IL इंटू B साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो दिशा I और L की दिशा के I और B की दिशा के मध्य कोण है। यहाँ L उस भुजा की लंबाई है जिस भुजा के लिए ये हमने बल ज्ञात किया है। यानी कि हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ हो तो उस पर बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो PQ है वो एक धारावाही चालक तार है जो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर बल का मान निकालना है। तो यहाँ धारा का मान अगर हम ले तो I है, लेकिन इस भुजा की अगर हम बात करें तो इस भुजा की लंबाई जो है वो स्मॉल b है, इसलिए यहाँ हमें L की जगह स्मॉल b लेना होगा। ये स्मॉल b
चुंबकीय क्षेत्र बी है। थीटा की हम बात करें तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण, तो धारा की दिशा इस दिशा में है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के बीच में थीटा कोण है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब इसी प्रकार से अब मैं क्यू आर भुजा पर बल निकालना चाहूँ तो हम कहेंगे भुजा क्यू आर पर बल या चुंबकीय बल, इस बल की जो दिशा हमने निकाली थी वो नीचे की ओर निकाली थी, तो हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या इसको आप कह सकते हो अधोमुखी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इस पर जो बल लगेगा F1 वो नीचे की ओर कार्य करेगा। अब बात करते हैं भुजा क्यू आर की, तो भुजा क्यू आर पर बल हमें कैलकुलेट करना है। क्यू आर भुजा पर बल, इसको मैं कह देता हूँ F2। F2 अगर हम इस सूत्र से निकालना चाहें तो सीधे हम लिख सकते हैं धारा इनटू भुजा की लंबाई। क्यू आर भुजा की जो लंबाई है वो स्मॉल l है, l इस पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र इनटू साइन, और साइन में कोण जो हमें लेना है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का लेना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है और धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो कोण हो गया इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90। अब अगर मैं यहाँ पर बल की दिशा ज्ञात करना चाहूँ तो फिर से हम वही मैकेनिज्म ले लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमने यहाँ रखा हुआ है, ये जो है ये भुजा क्यू आर है, ऊपर की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा जो कि ऊपर की ओर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर मैं बल की दिशा निकालना चाहूँ तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने इससे पहले राइट हैंड रूल काम में लिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य जो कोण था वो 90 डिग्री नहीं था। जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम काम में ले सकते हैं, जिसमें बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली को धारा की दिशा में रखें तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो पहली उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमने रख दी है। दूसरी उंगली आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये धारा की दिशा में रखी हुई है, ऊपर की ओर, धारा की दिशा में रखी हुई ऊपर की ओर। तो जो अंगूठा है यानी कि इस भुजा पर जो बल है वो इस ओर कार्य करेगा, इस और ये बल कार्य करेगा अंगूठे की दिशा में, यानी इस और ये बल कार्य करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे इस दिशा से धक्का दे रहा हो, इस दिशा से धक्का दे रहा हो, तो ये बल इस और कार्य इस पर करेगा। हम ये कह सकते हैं ये F2 बल है जिसकी दिशा हमने ज्ञात कर ली है। अगर हम देखें यहाँ से तो ये कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर ये बल कार्य कर रहा है, F2 बल इसको हम कहेंगे। कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब अगर इसे हम और सॉल्व करें तो F2 बराबर हो जाएगा IL इंटू बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 0 हो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर हम भुजा RS पर बल निकालना चाहें, भुजा RS पर बल जो कि चुंबकीय बल है, तो फिर से वही तरीका हमें काम में लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको मैं F3 नाम दे देता हूँ। F3 बराबर धारा जो इसमें बह रही है वो है I, इस भुजा की लंबाई स्मॉल ऑफ b, चुंबकीय क्षेत्र b, कोण साइन ऑफ, कोण साइन ऑफ। अब यहाँ पर जब हमें थीटा लेना है तो थीटा I और b के बीच का कोण लेना है। आप देख सकते हो I की दिशा ये है, ठीक है, और ये b की दिशा है। इन दोनों के बीच में ये वाला जो कोण है ये कोण हमें लेना है, ये वाला कोण हमें लेना है। ये कोण थीटा था तो ये बचा हुआ कोण 180 माइनस थीटा होगा। ये देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण है दोनों, इसलिए हम ये कह सकते हैं I और B के बीच में ऊपर वाली भुजा के लिए कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा हमारे पास में हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये हमारे पास में इस तरीके से रखा हुआ है, ये भुजा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस ओर थी और धारा की दिशा इस ओर है, इस ओर। ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है इस ओर। तो इस तरीके से आप इसको समझें, ये धारा की दिशा है, ये कोण थीटा है, तो ये बचा हुआ जो कोण है वो 180 माइनस थीटा होना चाहिए, और यही चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य का कोण है, तो 180 माइनस थीटा हम रख देते हैं। साइन 180 माइनस थीटा का मान फिर से साइन थीटा ही होता है, तो F3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी IB साइन ऑफ थीटा। और अगर इसकी दिशा की हम बात करें तो इसकी जो दिशा है वो हम देख लेते हैं किस ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फिर से हम कहेंगे ये N ध्रुव से S ध्रुव की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। और ये हमारे पास में इस प्रकार से रखा हुआ है, तो यहाँ जो धारा बह रही है वो R से S और S से
P से Q, Q से R और R से S, यानी इस दिशा में धारा बह रही है। ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस ओर है। तो धारा की दिशा में चारों उंगलियां रखी और घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम लेकर आ गए। यहाँ पर कोण 90 डिग्री नहीं है, इसलिए हमें राइट हैंड थंब रूल काम में लेना पड़ेगा। पहले सदिश, ये जो हमने यहाँ पर काम में लिया था IBB, ये एक तरीके से सदिश गुणांक का दिशा निकालने का तरीका है। पहले सदिश की दिशा में चारों उंगलियां रखो, उसे घुमा के दूसरे सदिश की दिशा में ले जाओ, तो इन दोनों का जो गुणा है यानी कि बल हमारे पास में आ जाएगा। तो पहला सदिश है धारा, धारा की दिशा में हम चारों उंगलियां रख लेते हैं और इसको घुमा करके हम कहाँ ले आते हैं, ये घुमा करके हम यहाँ पर ले आए बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये पेन की दिशा में। तो अंगूठा जो ऊपर की ओर है वो बल की दिशा को व्यक्त करेगा, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बल की दिशा है वो किस ओर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। इसे ऊर्ध्वमुखी कहेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये बल इस दिशा में कार्य करेगा। F3, F2 निकाल लिया, F1 निकाल लिया। अब लास्ट भुजा रह गई हमारे पास में, भुजा SP पर बल। भुजा SP पर बल निकालना चाहें तो ये हो जाएगा F4 बराबर I इंटू SP भुजा की लंबाई, SP भुजा की लंबाई L है, तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा L इंटू B इंटू साइन। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, जबकि धारा की दिशा नीचे की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है हमारे पास में वो इस ओर है और धारा की दिशा नीचे की ओर है। जो कोण है वो कितना हो जाएगा बच्चों, कोण यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हमें साइन में क्या लेना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे हम कह सकते हैं I/L/B। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने की। तो चुंबकीय बल की दिशा निकालने की तो वही ट्रिक हम काम में लेंगे। ये हमारे पास में N ध्रुव है, ये S ध्रुव है और ये इसके बीच में आयताकार कुंडली रखी हुई है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उसे हम इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, इस दिशा में है N से S की ओर, धारा नीचे की ओर बह रही है। तो हम राइट हैंड की पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली को धारा की दिशा में रख रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो अंगूठा है वो इस ओर हमारे पास में आ रहा है, ये अंगूठा है, ये इस ओर हमारे पास में आ रहा है, इस ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने पहली उंगली रख ली, धारा की दिशा में ये दूसरी उंगली है नीचे की ओर, तो अंगूठा इस ओर आ रहा है, इस ओर आप देख सकते हो इस ओर हमारे पास में आ रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे, ये जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो पिछली बार बल हमारे पास में इस तरफ आया था, अब की बार जो बल है वो हमारे पास में इस ओर आया, यानी पिछली बार जो बल आया था F2 उसके ठीक विपरीत। अगर हम इस चित्र में समझना चाहें तो चित्र में भी मैं चारों बलों की दिशाओं को समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार हम इसमें लिख देते हैं, इसको हम कहेंगे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर F4, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। और देखिए फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम भुजा PQ की बात करें तो भुजा PQ में जो PQ में जो धारा की दिशा है वो इस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है। जब दोनों सदिश हों, यहाँ पर हम सूत्र ले रहे हैं I क्रॉस B, तो ये जो पहली राशि है इसकी दिशा और इन दूसरी राशि, दोनों सदिश राशियों की दिशाओं के मध्य जो कोण है, I सदिश राशि नहीं है लेकिन IB एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होगी। इन दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री नहीं हो तो हमें राइट हैंड रूल काम में लेना है। ये रूल कहता है कि पहले सदिश की दिशा में चारों उंगलियां रखो, इसे घुमा करके दूसरे सदिश की दिशा में ले जाओ, तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, इस तीसरे सदिश यानी बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे भी हम सदिश रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो धारा की जो दिशा है वो है P से Q की ओर, ये धारा की दिशा में मैंने चारों उंगलियां रखी और घुमाकर इसे चुंबकीय क्षेत्र, ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगे। तो नीचे की ओर जो अंगूठा है, नीचे की ओर जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त करेगा, ये हम इस तरीके से इसको ले रहे हैं, इस तरीके से, सॉरी ये यहाँ यूँ रखा हुआ है। तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो है वो नीचे की ओर, अंगूठा का मतलब है कि इस भुजा के नीचे की ओर,
ये किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अभी इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए यूँ मान लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से मान लें हम, तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको मान लें तो ये पी क्यू भुजा हो गई हमारे पास में। पी क्यू भुजा जो है उसकी दिशा इस ओर है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा इस तरफ है। तो अंदर की तरफ ये जो दिशा है इसको मैं हाथ के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरा जो हाथ है वो अंदर की तरफ जा रहा है और जो उंगलियां हैं वो मुड़ करके वापस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ रही है। तो जो अंगूठा है वो इस भुजा के लंबवत हमारे पास में आ जाता है, इस भुजा के लंबवत। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो चारों बल हैं, इन बलों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से बल F1 और F3 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि जो बल F2 और F4 है ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए बल F1 को F2 और F3 को F4 निरस्त कर देता है, विपरीत है। साथ के साथ में आप देखेंगे F1 बल और F3 बल बराबर भी हैं, विपरीत भी हैं और बराबर भी हैं, और इसी प्रकार से F2 और F4 बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं। F2 और F4 बराबर भी हैं और विपरीत भी, तो सभी एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? बल F1 व F2 तथा बल F3 व F4 परिमाण में समान एवं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए ये सभी बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये सभी बल क्या कर देते हैं? एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी बल कितना हो गया? तो हम कहेंगे अतः परिणामी बल शून्य होता है। ठीक है, परिणामी बल कितना हो गया? शून्य। अब थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से समझना होगा। अगर मैं ये बॉक्स काम में लूँ, आपको ये बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बॉक्स की जगह पर हम कोई दूसरी चीज़ काम में ले लेते हैं। हम बॉक्स के स्थान पर इस बॉक्स को काम में ले लेते हैं। ये जो लाल पेन है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, इसको हम काम में ले लेते हैं। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो आसानी से आप देख सको, तो मैं चलो इसी को काम में ले लेता हूँ। फिर से इसी से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि जो ऊपर वाली भुजा है उस पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, जो नीचे वाली भुजा है उस पर नीचे की ओर बल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई नीचे से खींच रहा है और ऊपर से खींच रहा है। यानी कि जैसे एक कोई इस पत्ते को अगर हम ऊपर रस्सी से और नीचे रस्सी से बांध दें, ठीक इस प्रकार से बल इस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो भुजा है जिसे हमने नाम दिया था QR भुजा, ये जो भुजा है जिसे हमने QR भुजा नाम दिया था, और ये जो भुजा है जिसे हमने SP भुजा नाम दिया है, इस QR भुजा पर जो बल है वो इस ओर कार्य कर रहा है, और जबकि SP भुजा पर जो बल है वो इस ओर कार्य कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बल इस पर इस ओर और एक बल इस पर इस ओर कार्य कर रहे हैं। ये दोनों बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं जैसे ये इसको घूर्णन कराना चाह रहे हों। आप देखें कि ये बल जब इसे इस दिशा में धक्का देगा तो ये जो है घूर्णन करने लगेगी आयताकार पट्टी का, और ये बल जो है वो इसको सहारा देगा फिर से, और ये भी इसे इस दिशा में घूर्णन कराने का प्रयास करेगा। हम देखते हैं किस तरीके से इसको समझ पाएंगे। मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, ये छोटे से टुकड़े से हम समझेंगे। इस पर एक बल जो है, इस भुजा पर जो बल लग रहा था वो इस दिशा में है, और इस भुजा पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में है। ये दोनों बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये इसको क्या कर रहे हैं? घूर्णन कराने का प्रयास कर रहे हैं, और घूर्णन करा करके अपने समानांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से देखते हैं, इन दोनों बलों की जो कार्य करने की दिशाएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये इसे घूर्णन करा रहे हैं। और देखो घूर्णन कराते समय आप देख सकते हो कि जो बल की दिशाएं हैं वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी वो की वही है जो पहले थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों बल है, जिसको हमने क्या कहा, इस भुजा पर लगने वाला बल QR भुजा पर, और ये SP भुजा पर लगने वाला बल है, यानी बल F2 और
F4। इनकी क्रिया रेखाएं इस प्रकार से हैं कि इसमें घूर्णन, इस आयताकार लूप में घूर्णन उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए इन दोनों बलों F2 बल और F4 बल के कारण इस आयताकार लूप में घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर F2 और F4 बल के कारण एक बल युग्म आघूर्ण यहाँ उत्पन्न होगा। हम कहेंगे बल F2 व F4 की क्रिया रेखाएं का मतलब है कार्य करने की दिशाएं इस प्रकार होती है कि लूप घूर्णन प्रारंभ कर दे। ठीक है, इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और उस बल आघूर्ण का मान कितना होगा? तो बल आघूर्ण का जो मान होता है वो होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण जिनकी वजह से उत्पन्न हुआ है, बल का परिमाण गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी ले लीजिए या क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी ले लीजिए। अब देखिए ये भुजा थी इस तरीके से, इस पर एक बल इस और कार्य कर रहा था और एक बल इस और, तो ये इस बल की क्रिया रेखा है और ये इस बल की क्रिया रेखा है। इन दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, ये दूरी, इस दूरी को ही हम बलों के मध्य की लंबवत दूरी कहते हैं, क्योंकि ये भुजा दोनों बलों से, बल F2 और बल F4 दोनों बलों से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो भुजा है ये कौन सी भुजा है? तो हमने देखा कि ये इस प्रकार से रखा हुआ था, एक बल इस पर लग रहा था और एक बल इस पर, यानी ये दोनों बल ये भुजा इन दोनों बलों के लिए एक प्रकार से त्रियक रेखा की तरह, इस रेखा की तरह कार्य कर रही है। तो ये भुजा जो है वो चौड़ाई वाली भुजा है, इसको हम स्मॉल b कह सकते हैं। और इस भुजा का जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है। इस भुजा का जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कह देते हैं ये थीटा है। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आगे। ये कोण जो है वो थीटा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण थीटा, ये हम पहले ही काम में ले चुके हैं, हमने कई इन इक्वेशंस में भी काम में लिया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा के मध्य कोण थीटा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस भुजा का मान, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको हमने नाम दिया था P, इस भुजा को हमने नाम दिया था P और इसको हमने नाम दिया था Q। PQ में धारा की दिशा इस और थी, हमें पता है। तो ये जो भुजा है इसको मैं नाम देता हूँ एक तरीके से, मान लीजिए T में नाम दे देता हूँ। तो हमें PT की वैल्यू निकालनी है, PT की वैल्यू निकालनी है। ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, संगत कोण है, इसलिए थीटा के सामने वाली जो भुजा है ये लंब होगी और ये जो भुजा है वो आधार होगी। तो हमें आधार की वैल्यू निकालनी है। हम सब जानते हैं आधार बटा कर्ण बराबर कॉस ऑफ थीटा। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा कर्ण कॉस ऑफ थीटा, कर्ण कॉस ऑफ थीटा। अब आधार की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे PT और कर्ण जो है वो है PQ, कर्ण है PQ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो घूर्णन उत्पन्न हो रहा है, वो F2 और F4 की वजह से हो रहा है। तो F2 और F4 में से किसी एक बल का परिमाण और बलों के मध्य की लंबवत दूरी यानी PT की वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है। तो टॉर्क Q की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? देखते हैं हम। टॉर्क Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास में हो जाएगी टॉर्क Q बराबर बल का परिमाण यानी कि F2 अथवा F4 का परिमाण, जो कि I इंटू B है, सॉरी I इंटू L इंटू B है। F2 या F4 दोनों में से किसी एक का परिमाण ले तो I इंटू L इंटू B है, मैंने बाई मिस्टेक B लिख दिया। I इंटू L इंटू B है, इंटू जो भुजाओं इनके मध्य की लंबवत दूरी वो है PT। अब PT की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो अभी हमने निकाली, PT की वैल्यू कितनी है? PT की जो वैल्यू है वो है PQ इंटू कॉस ऑफ थीटा और PQ जो है वो इसकी चौड़ाई है।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास में गुणा पी क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो टॉर्क क्यू बराबर हमारे पास में आ जाएगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू पी क्यू होता है स्मॉल बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। पी क्यू भुजा की लंबाई है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक तरीके से और लिख सकता हूँ आई इंटू एल इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये जो एल और बी है इन दोनों का जो गुणा है इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे एल इंटू बी, एल इंटू स्मॉल बी, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल ए। ये यहाँ रख दें तो टॉर्क क्यू का मान हो जाएगा हमारे पास में आई इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास में आया है। अब देखिए यहाँ पर एक और ख़ास बात हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कुंडली में n फेरे हों, यदि n फेरे हों, तो यदि कुंडली में n फेरे हों तो टॉर्क क्यू की वैल्यू हो जाएगी एन आई ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर जो एन आई ए है चुंबकीय आघूर्ण m, इसकी वैल्यू होती है एन आई ए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं तो टॉर्क क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास में m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये कोण जो है पी क्यू भुजा है, ये पी क्यू भुजा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है। तो पी क्यू भुजा और चुंबकीय क्षेत्र की भुजा, पी क्यू भुजा यानी धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य का जो कोण है वो थीटा है। तो मैं इसको अगर दोबारा से यहाँ बनाना चाहूँ तो ये हो गई हमारी पी क्यू भुजा जिसमें धारा की दिशा ये है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो है थीटा। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हमारा एन सिरा था और ये हमारा एस सिरा है, ये हमारा एस सिरा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास में है। ये जो पूरा पृष्ठ है, अगर मुझसे कोई कहे कि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा निकालो तो पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए। ये लंबवत रेखा इस चौड़ाई वाली भुजा के लंबवत भी है, यानी पी क्यू भुजा के भी लंबवत है। यही रेखा पी क्यू भुजा के भी लंबवत है। तो हम अगर पी क्यू भुजा के लंबवत एक रेखा खींच दें तो ये जो दिशा है ये क्षेत्रफल की दिशा को इंगित करेगी, ये क्षेत्रफल की दिशा को इंगित करेगी। अब मैं यहाँ एक और भुजा बना रहा हूँ इस भुजा के ठीक समानांतर। ये भुजा मैंने यहाँ पर बना दी। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा संगत कोण से। और अगर ये कोण थीटा है और इसको मैं अगर अल्फा कोण मान लूँ 1 मिनट के लिए तो हम ये कहेंगे कि जो थीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू इन दोनों का जो योग है यानी कि थीटा प्लस अल्फा इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये जो मान है थीटा का वो यहाँ रख देते हैं हम। तो टॉर्क क्यू बराबर हो जाएगा m इंटू बी इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा जो होता है वो साइन अल्फा के बराबर होता है, साइन अल्फा। अब अगर हम टॉर्क क्यू की दिशा की बात करें तो टॉर्क क्यू की जो दिशा होती है वो m और b दोनों के ही लंबवत होती है। तो आप चाहो तो शुरू से यहाँ ले सकते हो n कैप, सदिश रूप में लिखना चाहो तो n कैप n कैप n कैप n कैप n कैप n कैप, यहाँ भी n कैप और यहाँ भी n कैप। अब देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा रफ वर्क काम में ले रहा हूँ। अगर आपके पास में a क्रॉस b या x क्रॉस y हो तो इसे आप लिख सकते हो x y साइन ऑफ थीटा n कैप, जहाँ पर x और y दो सदिश राशियाँ हैं और थीटा इनके बीच का कोण है। तो x y साइन थीटा को फिर से क्या हम x क्रॉस y लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि x और y दोनों सदिश होने चाहिए और ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो m और b दोनों सदिश राशियाँ हैं और अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या इनके बीच का कोण है। तो इसके लिए हमें m की दिशा और b की दिशा की जरूरत पड़ेगी। m की दिशा वही होती है जो क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये जो क्षेत्रफल की दिशा है यही हमारे लिए m की दिशा भी होगी। और ये जो तीर मैंने बनाया था n से s की और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा जो है वो एक तरीके से हमारे लिए क्या है, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा के बीच का
कोण है, यानी अल्फा जो है वो m और b के बीच का कोण है। यदि x और y दोनों सदिश और थीटा इनके मध्य कोण हो तो इसे x क्रॉस y लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से m और b दोनों सदिश और अल्फा इनके बीच का कोण है तो हम इसे लिख सकते हैं m क्रॉस b, m क्रॉस b। इस तरीके से हम बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में मान आ गया है। अब इसमें हम कंडीशन ले सकते हैं, विशेष स्थिति कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि अल्फा बराबर 0 डिग्री हो, अल्फा बराबर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो यानी कि ये जो m है ये घूम करके इस तरफ आ जाए। और ऐसा कब हो सकता है, जब अगर मैं इन दोनों को इसे n ध्रुव और इसे s ध्रुव मानूं तो अगर ये इस तरीके से रख दिया जाए तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसी की दिशा में क्षेत्रफल की दिशा यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी आ गई, यानी अल्फा बराबर 0 हो गया है। तब टॉर्क क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एम बी इंटू साइन 0 एन कैप। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी किसी प्रकार का बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कंडीशन नंबर सेकंड हम देखेंगे, यदि अल्फा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम इसे ऐसे रख देते हैं तो ये क्षेत्रफल की दिशा होगी और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तब हम कहेंगे टॉर्क क्यू बराबर हो जाएगा एम बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा एम इंटू बी। थर्ड पोजिशन हम ले रहे हैं जो कि फर्स्ट पोजीशन का एक दूसरा रूप है। यदि अल्फा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो, यानी कि जो हमने इस प्रकार से इसे रखा था, इस प्रकार से सॉरी, यहाँ एस ध्रुव था, यहाँ एन ध्रुव था, इसको घुमा के यूँ रख दो तो बात एक ही है, क्योंकि अल्फा बराबर 180 अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा टॉर्क क्यू बराबर एम बी इंटू साइन 180। साइन 180 जो होता है उसका मान भी 0 होता है, तो ये हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यदि हम इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से पूरी तरह से होकर के गुजर रही हैं तो किसी प्रकार का बल आघूर्ण नहीं निकलेगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके पृष्ठ के समानांतर हैं तो जो बल आघूर्ण है उसका मान अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से हम बल युग्म आघूर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। धन्यवाद।